पेटीएम जो कभी फिनटेक इंडस्ट्री का मार्केट लीडर हुआ करता था, जिसका टोटल मार्केट कैप 68% था, वो आज सिर्फ 10.65% ही क्यों रह गया। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले कि कैसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप 13,000 करोड़ का नुकसान करवा सकते हैं। जी हाँ, तो मेरा नाम है नमन एंड आई एम सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। विजय शर्मा ने पेटीएम की शुरुआत 2010 में ही कर दी थी, लेकिन 2016 से पहले पेटीएम का कोई हार्डली ही यूज़ करता था। लेकिन 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद सबको ये क्लियर हो गया था कि जो डिजिटल मनी है वो लिक्विड मनी से ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर, इजी टू कैरी एंड बेटर होता है। विजय शर्मा ने ये टेक्नोलॉजी चाइना में देखी थी, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा ट्विस्ट था। जो क्यूआर कोड होता था वो होता था कंज्यूमर्स के पास में, एंड जो स्कैनर होता था वो होता था सेलर्स के पास में। अब इंडिया में ये करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडिया के जो मर्चेंट्स थे वो काफ़ी लो एंड कमाते थे, जिसकी वजह से वो ऐसे हार्डवेयर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे पेटीएम ने टेक्नोलॉजी को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, यानी कि क्यूआर कोड दे दिया था सेलर्स को, एंड हार्डवेयर तो जियो के बाद सबके पास आ ही गया था। अभी मार्केट में टोटल 4 फिनटेक ऐसी कंपनीज है जिन्होंने पूरे के पूरे मार्केट का 96% कैप्चर करके रखा हुआ है। फोन पे 49.25%, जी पे 30.68%, पेटीएम 10.65% एंड भारत पे 8%। लेकिन वो पेटीएम जो कभी मार्केट का लीडर हुआ करता था एंड फोन पे और जी पे तो रेस में दिखाई भी नहीं देते थे, तो वो आज पेटीएम से आगे कैसे निकल गए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे जाने से पहले ये जान लेते कि एक फिनटेक कंपनी का बिजनेस मॉडल होता क्या है। तो बेसिकली कोई भी फिनटेक कंपनी इन दो मॉडल पे काम करती है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। अब इस P2P मॉडल के अंदर जो भी फिनटेक कंपनी होती है वो काफी कम अमाउंट में कमीशन चार्ज करती है, लेकिन जो मेन अकाउंट होते हैं मर्चेंट अकाउंट्स, उसके अंदर ये हाई अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं, कभी कभी तो 2 से 3% भी कर लेते हैं। अब जो इसके अलावा जो इनकम सोर्स होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट का, मार्केट प्लेस का एंड एफडी का, जो कि लगभग हर बैंक करता है। अब पेटीएम बखूबी जानता था इन सोर्स ऑफ इनकम्स को यूटिलाइज करना, लेकिन जो मेन काम बिगड़ा था वो बिगड़ा था आईपीओ के अंदर। 2020 में पेटीएम का टोटल रेवेन्यू 3300 करोड़ था, लेकिन आईपीओ के अंदर उसने 15,000 करोड़ के स्टॉक वैल्यू को पब्लिश किया था, जो कि सेकंड लार्जेस्ट था कोल इंडिया के बाद में। आईपीओ अनाउंसमेंट एंड आईपीओ लिस्टिंग के बीच में जो ग्रे मार्केट जोन होता है, उसके अंदर भी जो पेटीएम है वो 20% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा था। लेकिन आईपीओ लिस्टिंग के 2 दिन बाद ही जो मार्केट क्रैश था वो 27% देखने तक का मिल गया था। इस स्टॉक प्राइस क्रैश का मेन रीजन था अनजस्टिफाइड वैल्यूएशन। आईपीओ वैल्यूएशन जो था वो 1.39 लाख करोड़ था, बट रेवेन्यू सिर्फ 3300 करोड़। पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिनका मासिव कैश बर्न जो है वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कस्टमर एक्वाइजेशन के अंदर होता है। अब टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप कम नहीं कर सकते उसके कॉस्ट को, लेकिन कस्टमर एक्वाइजेशन के कॉस्ट को आप जरूर कम कर सकते हैं। एंड पेटीएम का कस्टमर एक्वाइजेशन जो कॉस्ट है वो आता है पर पर्सन 300 to 400 रुपीज का। अब पेटीएम ने 19,000 करोड़ रुपीज को तो रेस किया था, लेकिन जो टोटल अमाउंट लॉस किया था वो था 13,000 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट था। एंड पेटीएम बैंक भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा था। 2020 के अंदर पेटीएम बैंक्स का जो टोटल प्रॉफिट था वो था 27 करोड़ रुपीस, एंड 2021 के अंदर वो हो गया था 37 करोड़ रुपीस। अब क्योंकि पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसका पी रेशियो देखना कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन इस केस में हम पीएस रेशियो यानी कि प्राइस टू सेल रेशियो देख सकते हैं। अब हम जब पीएस रेशियो देखेंगे पेटीएम का, तो हमें यह पता लगता है जो टोटल वैल्यूएशन थी स्टॉक की वो थी 1.39 करोड़ रुपीस, लेकिन जो टोटल रेवेन्यू था वो सिर्फ 3300 करोड़ रुपीस का था, जो कि टोटल पीएस रेशियो बनता है 35, जो कि बहुत ज्यादा था। 2021 के अंदर इसकी थोड़ी सी हालत सुधर गई थी, ये 20 पर आ गया था, एंड 2022 के अंदर ये आ गया था 6 पे। अब जाके 2023 के अंदर ये प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि ये 5.25 पे आ जाएगा, जो कि अभी काफी अच्छे ट्रैक पर चल रहा है। अब पेटीएम को प्रॉफिटेबल होने के लिए उसको 10% की ग्रोथ रेट के ऊपर ग्रोथ करना पड़ेगा क्वार्टरली, एंड जो कि बनता है 3300 करोड़ का 330 करोड़ रुपया। एंड अगर एक इन्वेस्टर को एग्जिट लेना है तो उस केस में उसको 400 टाइम्स का रेवेन्यू जनरेट करके देना पड़ेगा, यानी कि उसको पर ईयर 400 की ग्रोथ रेट के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा, जो कि बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। अब देखो यार, पेटीएम ऐसा तो था नहीं कि रातों रात ही डूब जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी है बन चुकी थी। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए थे जिसने मजबूर कर दिया था पेटीएम को तोड़ने के लिए। अब उन दिनों पेटीएम की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो आरबीआई के पास में आके खड़ा हो गया था, एंड आरबीआई को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी बैंक आके उसके साइड में खड़ा हो जाए, क्योंकि आरबीआई का मेन काम यही है कि वो इन सब चीजों को रेगुलेट करे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा करने लग गया था पेटीएम, और उस केस ने आरबीआई ने जो पेटीएम की सबसे बड़ी ताकत थी वही उससे छीन ली।
उसके डेटा को पब्लिक करके। एंड उन्हीं दिनों के अंदर दो कंपनीज थी जो उभर के आने वाली थी। पहली थी जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, जो कि एनपीसीआई के साथ में काम करके दुनिया का सबसे एफिशिएंट ट्रांजैक्शन मॉडल बना रही थी रुपीस का, वो था यूपीआई। एंड यूपीआई कोई रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो गया था। यूपीआई को सक्सेसफुल करने में सबसे बड़ा हाथ था, वो था भारत पे का। 2018 में दो आईआईटीएन सुश्वत नकरानी एंड भाविक कलोदियान ने भारत पे की शुरुआत करी थी। जो मार्केट में सबसे बड़ा पेन पॉइंट था वो था मल्टीपल क्यूआर कोड्स और हाई कमीशन। उन्होंने इस चीज को सॉल्व करने की ट्राई करी थी। तो उन्होंने इस चीज को सॉल्व करा था जीरो कमीशन फीस से। एंड सेकंड, जितने भी मल्टीपल क्यूआर कोड्स थे उन्होंने उन सबको कंबाइन कर दिया था। एंड ये दोनों अपना आइडिया को लेके अशनीर ग्रोवर के पास गए थे। एंड अशनीर ग्रोवर को ये बात और ये आइडिया इतना पसंद आ गया कि उन्होंने इस चीज के अंदर इन्वेस्ट करके उसके पहले एमडी बन गए थे। अब ओरिजिनली जो भारत पे का नाम था वो यूपीआई का होने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से यूपीआई नाम उसका रख दिया गया था। एंड जब यह बात उनको पता चली थी अशनीर ग्रोवर को, अशनीर ग्रोवर ने भारत पे का ट्रेडमार्क करवा लिया था। एंड जब भी वो किसी भी कंज्यूमर के पास जाते थे, मर्चेंट के पास जाते थे अपने इस क्यूआर कोड को लगवाने के लिए, तो वहां पे भारत पे का नाम सुन के सबको ये लगता था कि किसी गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसकी वजह से एक अनवांटेडली ही एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट हो जाता था। तो बात यह आती है, जब भारत पे कमीशन चार्ज ही नहीं कर रहा है तो वो एक रेवेन्यू जनरेट कैसे कर रहा है? तो यहाँ पे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे मर्चेंट्स को लोन देके, क्योंकि मर्चेंट बिजनेस हाई कैश फ्लो बट लो मार्जिन बिजनेस होते हैं, इसके लिए उनको ये कमीशन फीस देना बहुत ही टफ लगता था। एंड साथ ही साथ में उनको टाइम टू टाइम लोन की भी नीड पड़ती थी। तो भारत पे ने यही काम किया। तो उन्होंने ऐसे AIML सिस्टम को डेवलप किया जिससे वो प्रिडिक्ट कर सकते थे किसी भी मर्चेंट का कैश फ्लो को, कि उसको महीने के अंदर कितना पैसा दे के वो अच्छे से इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल करके लोगों को, मर्चेंट्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया। एंड उनका जो मंथली इंटरेस्ट है वो 2% का ही है सिर्फ, जो कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल भी है। एंड जो सबसे बड़ी बात आती है, वो किसी भी बैंक आज तक अचीव ही नहीं कर पाया। भारत पे का जो भी रिकवरी रेट है वो है 96%, जो कि बहुत बड़ा होता है। बड़े से बड़ा बैंक भी ये काम नहीं कर सकता। एंड भारत पे की इतनी सक्सेस के बाद में यूपीआई को ये बात समझ में नहीं आ रही थी वो इतना सक्सेस हो क्यों रहा है। तो गवर्नमेंट ने भारत पे को अप्रोच किया एंड उनसे पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि हम देखो यार, सीधी सी बात है, किसी से भी कन्वीनियंस फी या फिर कमीशन फी चार्ज ही नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट ने यह बात बोली, अच्छा तो अगर आप कमीशन फी चार्ज नहीं करें तो यूपीआई वाले जो जितने भी मर्चेंट्स है वो रेडी है क्यूआर कोड को रखने के लिए? तो भारत पे ने बोला जी बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो पेमेंट, उनको जो भी है वो पैसा कैश में मिल रहा है या फिर डिजिटली अकाउंट में जा रहा है। उनको मेन पेन पॉइंट था कि मैं अगर 1000 रुपए का सामान कोई मेरे से खरीद रहा है तो मैं 980 रुपए लेके क्यों घर पे जा रहा हूँ। तो यूपीआई ने यही बात समझ के जितने भी सबको ऑर्डर कर दिया था कि आप एक तो यूपीआई को हर सारे के सारे ऐप में इंटीग्रेट करेंगे, दूसरा कोई भी किसी से कमीशन चार्ज लेगा ही नहीं। एंड इन्हीं सब कारणों की वजह से पेटीएम की जो मोनोपोली थी वो टूट गई। तो इतने ज्ञान से कंक्लूजन ये निकलता है कि नेवर शो योरसेल्फ एज अ ओवर प्रॉमिसिंग एंड ओवर ऑप्टिमिस्टिक कंपनी। ये गलती आपके स्टार्टअप को और आपकी कंपनी को डुबा सकती है। एंड सेकंड थिंग, कभी भी अपने आप को ओवर वैल्यूएशन के अंदर पीछे नहीं पड़ाना चाहिए। तो देखो यार, सिंपल सा फंडा है, कैसे किसी स्टार्टअप कंपनी का वैल्यूएशन को डिसाइड किया जाता है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बता दूंगा। लेकिन बेसिक्स के लिए इतना समझ लीजिए कि जो वैल्यूएशन होती है कंपनी का, वो उसके सेल्स के 2x या मैक्स टू मैक्स 5x जानी चाहिए बस। लेकिन जब लोग इसको ये करना कोशिश कर देते हैं कि 10 to 20x, वहां पे बात बिगड़ जाती है। तो आपको इन्वेस्टर्स के साथ में भी फेयर रहना है, साथ ही साथ में अपनी कंपनी की वैल्यूएशन उतनी नहीं रखनी है कि वो ओवर प्राइसिंग हो जाए, जैसे कि पेटीएम ने कर दिया था। तो अगर आप में ये देखने में इंटरेस्ट है कि यूपीआई कैसे इन दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन सिस्टम बना, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको ये देखना है कि कैसे एलॉन मस्क लोगों को ठगता है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।